चलो आज हम लोग जो बात करेंगे वो करंट अफेयर का टॉपिक है, जिसका जो है हेडिंग है सामाजिक सुरक्षा पर पुनर्विचार। सामाजिक सुरक्षा पर पुनर्विचार यानी रीथिंकिंग ऑन सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा क्या होती है। सामाजिक सुरक्षा जिसे हम लोग बोलते हैं सामाजिक सुरक्षा, है ना, ये क्या होती है सामाजिक सुरक्षा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और वापस इस पर रीथिंकिंग करने का क्यों जरूरत है। ठीक है, ये एक टॉपिक हो गया। तो पहला इससे संबंधित है कि भारत में जो है सामाजिक सुरक्षा का संवैधानिक अधिकार है ना, कि भारत में जो है संवैधानिक अधिकार है। क्या है, संविधान में लिखा हुआ है कि सामाजिक सुरक्षा, अब वो कौन से अनुच्छेद है जो संवैधानिक जो है सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं, वो है अनुच्छेद 21, है ना। पहला जो है आपके सामने है अनुच्छेद 21। अब अनुच्छेद कौन सी क्या कहता है, देखो अनुच्छेद 21 सभी को गरिमापूर्ण जीवन के मूल अधिकार की गारंटी प्रदान करता है। किस कौन सा जीवन, गरिमापूर्ण जीवन, है ना, गरिमापूर्ण जीवन। अब कोई पूछ लेगा कि भाई जो है आर्टिकल नंबर 21 है क्या, तो ये देखो भाई, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मेन इसका बेसिक जो है यही रूट है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है और ये किसी भी भारत के हर नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का मूल अधिकार की गारंटी देता है। और वो ये भी बात कहता है कि एक सभ्य समाज में है ना, एक सभ्य समाज में मानव के जीवन हेतु अनिवार्य सभी अधिकार, मतलब मानव के जीवन के लिए जो जितने भी अनिवार्य अधिकार है ना, वो सब इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अनिवार्य सभी अधिकार इसमें सम्मिलित है, जैसे कि स्वच्छ जल, है ना, स्वच्छ वातावरण, है ना, फिर भोजन, कपड़ा, मकान, औषधि, शिक्षा का अधिकार, ये सब जो है ये सब इसमें सम्मिलित है। तो ये अनुच्छेद हमारा संविधान में जो लिखा है ये हमें सामाजिक सुरक्षा की बारे में बताता है। फिर बोलते हैं कि कोई और भी अनुच्छेद है क्या, फिर लोग कहते हैं कि भाई कोई और भी अनुच्छेद है तो ध्यान रखो कि जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है ना, नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 का अंतर्गत आता है, ये तो मूल अधिकार था, मूल अधिकार 3 के अंतर्गत आता है और वही नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 के अंतर्गत आता है। तो भाग 4 में कम से कम 3-4 आर्टिकल ऐसे हैं जो हमें क्या बात है कि सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो है बातें कहते हैं। कौन कौन सा आर्टिकल है, तो वो पहला आर्टिकल है 38, अनुच्छेद संख्या 38। अनुच्छेद संख्या 38 क्या कहता है कि राज्यों को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, मतलब लोगों का कल्याण को बढ़ाने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या, देखो या सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, ये मतलब लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना है हम लोग को। ठीक है, तो ये एक तुम्हारा फिर से सामाजिक सुरक्षा या सोशल सिक्योरिटी की बात करता है। तो दूसरा और कौन सा आर्टिकल है भाई, तो और आर्टिकल देखो ये है 41, अनुच्छेद नंबर 41, है ना, अनुच्छेद संख्या 41। अगर 41 की बात करते हैं तो देखो 41 क्या बोलता है, देखो 40 तो कुछ है नहीं, ग्राम पंचायतों का गठन है तो उसमें कुछ नहीं है ना, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नहीं है। 41 जो है वो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार है। देखो कुछ जैसे है ना, इसमें क्या होता है ना कि ये उपबंधित करता है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य एवं विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने का अधिकार, काम पाने के लिए और शिक्षा पाने के और बेकारी, जैसे इसमें देखो काम पाने का अधिकार हो गया है ना, काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार और लोक सहायता में ऐसी लोक सहायता संबंधित है जैसे कि भाई कोई बेकारी है, कोई आदमी बेकार है, मतलब बेकार है, बेकारी मतलब कि जैसे कोई गलत काम करवा रहा है किसी, तो वो वाला बुढ़ापा है ना, बीमार है या फिर निःसशक्त है, मतलब कुछ करने योग्य नहीं, मतलब ऐसा व्यक्ति है जो जिसका हाथ पैर पैरालाइज हो गया है कुछ तरह से, वैसे टाइप में, है ना, या फिर उस टाइप के लोगों को लोक सहायता देने का अधिकार है, मतलब राज्यों को वैसा करना चाहिए, कहने का मतलब है ना। तो हम ये ऐसी लोक सहायताओं को भी प्रमोट करता है ये जो सामाजिक सुरक्षा का ये आर्टिकल जो है। फिर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 42 की। तो आर्टिकल नंबर 42 क्या कहता है, ये काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं के बारे में बात करता है ना, कि भाई कोई भी जैसे काम का न्याय संगत
न्याय संगत में मान, मतलब ऐसे जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री में आदमी काम कर रहा है, वहां धूल उड़ रहा है, तो सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि उस धूल से आदमी प्रभावित नहीं होने चाहिए, है ना। उस फैक्ट्री मालिक को बताना है कि भाई तुम्हारे काम से, काम की न्याय संगत वहां व्यवस्था होनी चाहिए ना, काम करने योग्य अनुचित दशाएं होनी चाहिए वहां। ऐसी दशाओं में इंसानों को काम नहीं करवाना है जिससे उनको शारीरिक मानसिक या किसी तौर पर हानि हो, है ना। फिर साथ साथ में, जैसे ये तो आदमी के लिए होगा, फिर एक लेडीज के लिए भी कि जैसे कि प्रसूति सहायता का उपबंध, है ना, प्रसूति सहायता का उपबंध भी इसमें किया हुआ है, ठीक है। तो ये कुल मिला के ये जो अनुच्छेद है ना, जैसे कौन कौन से अनुच्छेद हम लोग ने आज डिस्कस कर लिए, एक 21 हो गया, अनुच्छेद 21, फिर हम लोग ने बात किया 38, फिर 41 और 42, ये जो है हम लोग को सामाजिक सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो ठीक है, कोई पूछेगा कि भाई 21 है, 21 और 41 दोनों में ध्यान रखना, 41 42 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 38 है, ठीक है। कुल मिला के ये बात है। अब ये हम लोग बोल रहे हैं कि भाई ये जो सामाजिक सुरक्षा है ना, ये सामाजिक सुरक्षा वाला ये मुद्दा कहाँ से आया, ये रीथिंकिंग वाला फिर से ये मुद्दा कहाँ से आ गया, तो इस पे हम लोग आज बात करते हैं, ठीक है, कि ये मुद्दा जो है कहाँ से आया, और इस पे जो है सामाजिक सुरक्षा ना, सामाजिक सुरक्षा क्या होता है, और सामाजिक जो सुरक्षा वाला जो है मुद्दा अभी कैसे आया। तो क्या था ना कि कोविड-19 संकट में भारत में सामाजिक, कोविड-19 का ही बात के दौरान है, कोविड-19 के दौरान क्या हुआ ना कि भारत में सामाजिक सुरक्षा संबंधित उपायों, जो सामाजिक सुरक्षा संबंधित जो उपाय भारत में कर रहे हैं ना कोई भी, जैसे कि भाई मनरेगा हो गया, है ना, फिर जो है प्रसूति सहायता के लिए कुछ कुछ स्कीम हो गया, है ना, तो उन उपायों में विद्यमान गंभीर कमियां पाई गई, है ना, मतलब वो जो उपाय जो सरकार ने किए हैं सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनमें बहुत कमियां हैं। अब उन कमियों को प्रकट किया गया, उस कमियां वो प्रकट हुई, वो कमियां दिखी, मतलब इस कोविड-19 के दौरान, तो एक रीथिंकिंग ये हुआ कि क्या जो है, जो पॉलिसी मेकर है, जो उनके मन में ये आया कि या क्या हम लोग जो पॉलिसी बना रहे हैं, मतलब जो सामाजिक सुरक्षा दे रहे हैं, क्या वो कोविड-19 में कमजोर पड़ जा रही है। तो इस पर फिर से थिंकिंग किया गया कि इसको क्या क्या कमियां हैं, और सामाजिक, इसलिए सामाजिक सुरक्षा जो है फिर से एक मुद्दा बन गया, ठीक है। तो फिर से अब हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि सामाजिक सुरक्षा होता क्या है, फिर इसकी दो परिभाषाएं हैं, दो परिभाषा में से जो बेस्ट लगे वो याद कर लेंगे, ठीक है। और उसके आगे महत्व क्या है, वो उसके जैसे कि समाज में सामाजिक जो सुरक्षा होता है उसका क्या उदाहरण हो सकते हैं, और कैसे उसको मतलब आगे दूर किया जाएगा, है ना, उसको दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा जो घटता स्तर है ना, जो नहीं मिल पा रही है लोगों को, उसको नहीं मिल पा रही है, या फिर जो नहीं क्यों नहीं मिल पा रही है, उस उपायों का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहला देखो, ये पहला हमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सामाजिक सुरक्षा है क्या रियल में। देखो, ये वह सुरक्षा है जो समाज उचित संगठनों के माध्यम से, जैसे मान लो ये उचित संगठन है, चलो ठीक है, माध्यम से अपने सदस्यों के साथ घटित होने वाले कुछ घटनाओं और जोखिमों से बचाव के लिए प्रस्तुत करता है। जैसे मान लो ये पर्टिकुलर वर्ग है, ठीक है, इसके लिए संगठन ये क्या करेगा, बचाव, जैसे मान लो इसको खाने संबंधित कोई दिक्कत होगा, कोई स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत हो, कोई शिक्षा संबंधित कोई दिक्कत होगा, है ना, तो उन कुछ घटनाओं के लिए या कुछ जोखिमों से बचाव के लिए प्रस्तुत करता है। इसी को ही हम लोग सामाजिक सुरक्षा, मतलब पर्टिकुलर सब समाज को पूरी सुरक्षा दे रहे हैं हम, उसके खाने का भी ध्यान रखना है ना, मतलब जो है, जैसे कोई लेडीज है तो पहले क्या छुट्टियां नहीं मिलती थी, तो है ना, तो हमने लेडीज की छुट्टियां बढ़ाई जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो है ना, तो वैसी छुट्टियों को बढ़ाने से क्या होगा कि भाई उसको सुरक्षा मिलेगी। तो ये जो है, ये एक एग्जाम्पल हो गया कि भाई सामाजिक सुरक्षा किस तरह से दी है। फिर एक परिभाषा और है, वो परिभाषा क्या कहती है, वो परिभाषा ये है कि सामाजिक सुरक्षा एक प्रकार का संरक्षण है। सही बात है, बोल रहा है कि सामाजिक सुरक्षा क्या है, इस खाली पेज ले लेते थोड़ा सा ना, तो सामाजिक सुरक्षा बोल रहा है कि क्या प्रकार, एक प्रकार का क्या है, संरक्षण है। सही बात है, संरक्षण है, सही बात है, संरक्षण है, होता है जो किसी समाज द्वारा व्यक्तियों तथा परिवारों को, जो किसी समाज द्वारा वो वहां पे समाज मान रहा था, वह ये संस्थान मान रहा है, ये समाज मान रहा है, वो संस्थान मान रहा था, किसी समाज द्वारा व्यक्ति को या परिवारों को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करने तथा विशेषकर स्वास्थ्य, ये सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में बात करें, ठीक है, स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करने तथा विशेषकर बुढ़ापा, बेकारी, बीमारी, निःशक्तता, ठीक है ना, इन सब में, जैसे बेकारी हो गया, बुढ़ापा हो गया, बीमारी हो गया एवं निःशक्तता, एवं कार्य के दौरान लगी चोट, प्रसूति एवं
अर्जक की मूल्य की मृत्यु के मामले में आय सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। समझा? जो भी बेकारी है, जैसे मान लो कि बेकारी है, बेकारी के मामले में, बुढ़ापे के मामले में, है ना, बुढ़ापे के मामले में, बुढ़ापे के मामले में, फिर जो है प्रसूति के मामले में, फिर प्रसूति के मामले में, फिर और भी ऐसे कार्य के दौरान, जैसे मान लो चोट लग जाए किसी को, कोई आदमी मर जाए, है ना, मृत्यु के बारे में कार्य के दौरान, तो इन सब से संबंधित आय सुरक्षा को गारंटी देता है। आय सुरक्षा की भाई तुम्हारा आय मिलेगा तुमको। जैसे किसी को चोट लग गया, फिर भी मान लो कि वो जहाँ पे काम कर रहा है, तो ये होता है ना भाई, जैसे कि जहाँ पे काम कर रहा होता है उसका मालिक फिर उसको लग जाता है या डेथ कर जाता है, तो सपोर्टिव मनी के रूप में देता है या फिर पैसे देता है जब तक उसका जो क्या है कि लगा हुआ सही नहीं होता, तो उसी को आय को क्या है, सुरक्षा दे रहा है। यही एक सामाजिक सुरक्षा का एक उदाहरण है, यही एक परिभाषा है। तो सबसे बेस्ट मेरे को यही लगा कि ना, ये जो है ये वाला ज्यादा बेस्ट है, इसको ज्यादा अच्छे से याद किया जा सकता है। क्या इसको भी याद किया जा सकता है? बहुत अच्छा, दोनों ही बहुत अच्छा परिभाषा, जो याद रहे बढ़िया। अब देखो सामाजिक सुरक्षा का महत्व क्यों है, क्यों महत्व है भाई सामाजिक सुरक्षा, हम क्यों सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं? तो देखो सामाजिक सुरक्षा जो महत्व है वो है सामाजिक सुरक्षा की महत्व क्यों है? ताकि आय की सुरक्षा हो, ठीक है, आय की सुरक्षा हो, है ना। जितने भी बीमार लोग हैं, बेकार लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, है ना, वृद्ध जन लोग हैं ना, जितने भी बूढ़े बीमार लोग हैं ना, उन सब को क्या है, आय की, जितने भी बीमार, ठीक है, बीमार है, बीमारी, बिल्कुल बीमारी से ग्रसित है, बेकारी से, फिर तुम्हारा सेवानिवृत्त है, ठीक है, जितने भी वृद्ध जन है, जो कि जिनको बीमारी है, बेकारी है, या जो कि रिटायर्ड भी हो चुके हैं ना, उन सब को आय की सुरक्षा प्रदान करना, उन सब बुजुर्ग वर्ग को जो है आय की सुरक्षा, हमें इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है। वाई देखो लिखा है ना, वाई मैटर फॉर द ओल्ड पर्सन एवरीवेयर। ठीक है, क्यों हम लोग को इनकम, ये सामाजिक सुरक्षा का महत्व यही है, समझे, कि हम वृद्ध जन जो है उसको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, आय का सुरक्षा दे हम, कम से कम, है ना, चाहे वो रिटायर्ड हो, चाहे वो बूढ़ा हो, बड़ा बूढ़ा ही तो होगा, वृद्धजन होगा, तो चाहे वो बीमार हो, चाहे वो बेकारी से संबंधित हो, बेकारी मतलब कि खाली बैठा हो, उसके पास कोई काम नहीं है, या वो काम करने के अब उसके पास कोई काम नहीं है, तो वैसे वाले। ठीक है, फिर हम और क्या बात करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं कि बच्चों की शिक्षा। ठीक है, जैसे दूसरा ऑप्शन है, दूसरा जो है इसका पॉइंट है कि सामाजिक सुरक्षा का महत्व। ठीक है, हम लोग महत्व पढ़ रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा का महत्व क्या है, उसमें पहला पॉइंट पढ़ लिया कि वृद्ध लोग जो है उनको आय इनकम देना, ये महत्व है। ठीक है, इसलिए मैं देते हैं। फिर जो है दूसरा पॉइंट जो है बच्चों की शिक्षा पर होने वाले व्यय को वहन करने में परिवारों की सहायता करनी है। तो अब जो क्या होता है ना कि भाई सरकार को, सिंपल बात है ना, शिक्षा के लिए, इन सब के लिए ना, 21 जो है उसी के लिए था ना, प्राथमिक शिक्षा को। तो क्या होता है ना कि जो गरीब लोग है ना, जो गरीब लोग हैं वो वहन नहीं कर पाते, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर बच्चों की शिक्षा पर होने वाला जो भी व्यय होगा, अगर वहन कर लेगी सरकार, तो वे करने में परिवारों की सहायता करने हेतु सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को लाभ प्रदान किया जाता है। सही बात है, बहुत बढ़िया बात कि भाई हम लोग अगर, जैसे मान लो कि ये सरकार है, ठीक है, ये जैसे मान लो ये लेडी सरकार की तरफ से है, तो ये जो बच्चे हैं इनको, जैसे मान लो कि इनके पास पुस्तक खरीदने के पैसे नहीं है, कपड़े जो मतलब टाई बेल्ट जो ये पहनते हैं इसके पैसे नहीं है, या फिर बस्ते बैग का इनका पैसा नहीं है, अगर ये जो वित्तीय खर्च है अगर सरकार उठा ले, तो क्या होगा, तो वो जो इसके मम्मी पापा है, इन बच्चों के जो मम्मी पापा है, उन पे वित्तीय संकट कम हो जाएगा। तो यही वित्तीय संकट कम करके हम उनको सामाजिक सुरक्षा दे सकते हैं ना, हम जो भी तरीके से उनको, उनके संकट को दूर करें, वो हमारे लिए क्या है, आय का संरक्षण दे उनको, है ना, तो वही हमारे लिए एक सामाजिक सुरक्षा का उदाहरण है। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं कि देखो और क्या हो सकता है, जैसे सामाजिक सुरक्षा नियोक्ताओं द्वारा तथा उद्यमों के लिए स्थिर श्रम संबंधों तथा उत्पादक कार्यबल को बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। देखो अब क्या बोलते हैं कि सामाजिक सुरक्षा जो होता है ना, जो भी नियोक्ता मतलब कि जो नियुक्त कर रहे हैं किसी इंसान को ना, जैसे मान लो कि जिसे ये बोला है कि सामाजिक सुरक्षा जो होती है ना, वो नियोक्ताओं, जो भी नियुक्त कर रहे हैं किसी, जैसे पर्टिकुलर आदमी को इसको नियुक्त कर लिया है ना, तो नियोक्ताओं तथा, ठीक है, सामाजिक नियोक्ताओं तथा उद्यमों जैसे कि भाई जो इंडस्ट्रियल हो गया ना, उन सब के लिए
श्रम संबंधों तथा उत्पादक कार्य बल को बनाए रखने में सहायता। जिससे क्या होगा कि भाई इन लोगों को क्या हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, तो वहां पे स्थिर कार्य बल भी हो जाएगा, श्रम भी हो जाएगा और इनको रोजगार भी मिल जाएगा, है ना। तो ये सहायता करता है जो है सामाजिक सुरक्षा। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा द्वारा सामाजिक एकजुटता। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा द्वारा सामाजिक एकजुटता। ठीक है, सामाजिक एकजुटता, ये सामाजिक एकजुटता का उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, सामाजिक एकजुटता। ठीक है, सामाजिक एकजुटता तथा जीवन स्तर को सुदृढ़ बनाकर और लोगों पर संरचनात्मक व तकनीकी परिवर्तन के प्रभाव को कम करके, संरचनात्मक व तकनीकी प्रभाव को कम करके देश की सर्वांगीण वृद्धि तथा विकास में योगदान किया जा सकता है। समझ में आया, है ना, कि भाई जैसे कि सामाजिक एकजुटता कर देंगे लोगों का ना, फिर तुम्हारा उनका जीवन स्तर जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनका अगर हम लोग हाई कर देंगे, जैसे ये भी एक सामाजिक एकजुटता का उदाहरण है। जैसे ये फोटो अगर आप देखें सामाजिक एकजुटता को दिखाता, ठीक है। फिर उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अगर हम लोग हाई कर देंगे तो रियल में उनका जो जीवन है बहुत बेहतर हो जाएगा, है ना। तो इससे हम लोग उन जो अपने देश है वो जो लोग जिनका है ना तकनीकी पे या संरचनात्मक चीजों से कम प्रभाव पड़ता है, उनका देश में सर्वांगीण विकास होगा, है ना, उनका सर्वांगीण विकास होगा। ठीक है, और वो भी विकास में योगदान देंगे। ठीक है, इस प्रकार ये वैश्वीकरण की ओर अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण पर आधार प्रदान करता है ना। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन पर ज्यादा करता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि भारत में क्या बोल रहे हैं कि देखो भारत में जो है, भारत में जैसे सामाजिक सुरक्षा के उपाय क्या है, सुरक्षा के उदाहरण क्या है, सामाजिक सुरक्षा के उपाय के उदाहरण क्या है, कि मतलब कौन कौन सा ऐसा चीज है जिससे पता चल रहा है कि ये सामाजिक सुरक्षा का उदाहरण है भाई, कि सामाजिक सुरक्षा का उपाय कर रही है, इसके उदाहरण क्या है, सरकार क्या कर रही है, इसे हम पहचाने कि भाई वो सामाजिक सुरक्षा की तरफ बढ़ रही। तो पहला उसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये जो लिखा हुआ है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, है ना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, NFSA, नफ्सा। ठीक है, सबसे बड़ा उदाहरण है इसका, याद रहेगा, नफ्सा, है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो कि कब आया था, 2013 में। ठीक है, 2013 में आया था नफ्सा, ये दिखाते हैं ना 2013 में। ठीक है, 2013 में आया था। 2013 में ग्रामीण आबादी के 75%, ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% तक को लक्षित PDS प्रणाली के तहत सब्सिडीकृत खाद्यान्न की प्राप्ति का अधिकार प्रदान करता है। ये देखो, गांव वालों को तो देगा 75% गांव वालों को कवर करता है, 50% शहर वालों को कवर करता है, और सोचो सब्सिडी युक्त जो है वो खाद्यान्न प्राप्त करता है। ये सामाजिक सुरक्षा नहीं है तो क्या है कि नहीं। फिर हम लोग पढ़ते हैं महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी वाला जो है ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार, है ना, स्वरोजगार नहीं, रोजगार बोलेंगे, स्वरोजगार मतलब तो खुद ही हो गया ना, तो रोजगार गारंटी। ठीक है, याद रहेगा। देखो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया था, ये कब आया था बताओ। देखो ये इसमें दिया होगा, है ना, ये जो अधिनियम आया था, ये रुको अभी बताते हैं, ये आया था, ये अधिनियम देखो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत को लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितंबर 2005 को अधिनियमित किया, 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, 2005 में ये लागू हुआ था, याद रखोगे। इसमें क्या था ना कि इसका लक्ष्य कुशल कामगारों को वित्त वर्ष के दौरान कम से कम कितने दिनों में, देखो इसमें कम से कम तुमको फोटो में भी दिख जाएगा कितने दिनों के बारे में बात किया गया। देखो कम से कम, ये देखो 100 दिनों के बारे में, कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने कर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है। क्या चीज को, आजीविका सुरक्षा को, आजीविका भाई कम से कम 100 दिन के लिए तो रोजगार मिले, आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, याद रहेगा। देखो यहाँ पे और नहीं है तो ये फोटो में देखो, यहाँ पे तुमको क्लियर दिखेगा, ये देखो 100 दिन के बारे में, कम से कम 100 दिन रोजगार मिले सब इंसान को, गांव में रह रहे जो है उनको 100 दिन का जो है आजीविका मिले ना, 100 दिन उनको रोजगार मिलेगा, इसकी एकदम गारंटी देता है ये वाला एक्ट, 2005 में आया। क्या नाम है, जो कि किसने लागू किया होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, है ना, महात्मा गांधी नरेगा भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक इसका उदाहरण है। फिर जो है एक उदाहरण है मातृत्व लाभ
मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017, ठीक है, मातृत्व लाभ 2000 है ना, मातृत्व लाभ अधिनियम संशोधन अधिनियम 2017 ये क्या बात कहता है, ये देखो ये बात कहता है कि संगठित क्षेत्रों में महिलाओं को 26 सप्ताह तक, पहले कुछ कम था 12 सप्ताह या कुछ था, अब 12 से इसको बढ़ा के 26 कर दिया, ठीक है, 26 सप्ताहों तक क्या करना है, 26 सप्ताहों तक वेतनिक मातृत्व अवकाश, है ना भाई, मैं वेतनिक, ध्यान रखना वेतनिक, उसको वेतन भी देगा और उसको साथ में अवकाश भी देगा, है ना, छुट्टी के साथ में अवकाश बिल्कुल मिलना चाहिए लेडीज लोग, है कि नहीं, प्रदान करेगा। अब एक जो है एक और है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन द्वारा जो है, अटल पेंशन द्वारा जो है असंगठित, जितने भी असंगठित जो है क्षेत्रक में, असंगठित क्षेत्रक में काम कर रहे हैं, जैसे मालूम मजदूरी कर रहे हैं कहीं, है ना, उन सब में कामगारों को स्वैच्छिक रूप से अपनी सेवानिवृत्ति हेतु बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अटल पेंशन योजना में क्या किया जाता है कि जो भी असंगठित क्षेत्र में कामगारों को स्वैच्छिक रूप से, उनके मन के हिसाब से कि भाई आप करना चाहते हैं कि नहीं, स्वैच्छिक रूप से अपनी सेवानिवृत्ति हेतु बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि भाई बचत करो, है कि नहीं, ठीक है ना। देखो ये तुम याद रख लो इसमें कि जो है ना, ये मातृत्व वाला एक बार थोड़ा सा पढ़ देते हैं। इसमें मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के जरिए ये अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसके तहत अन्य बातों के अलावा महिला कर्मचारियों के लिए सवेतन, यह वेतन सहित मातृत्व अवकाश, है ना, मातृत्व अवकाश भी मिलेगा, वेतन भी मिलेगा, सवेतन मातृत्व अवकाश की अवधि 12, पहले बोले थे 12 हफ्तों से बढ़ाकर 24 से थोड़ा ज्यादा कर दिया, जैसे 12 दूनी 24 होता है, 12 दूनी 24 प्लस 2 ऐसे याद कर लो, ठीक है, तो कितना हो गया, 2 से गुना कर दो 12 को और जोड़ भी दो 12 को, तो 24 प्लस 2 तो कितना हो गया 26, ठीक है। तो ये टोटल जो है, ये जो सामाजिक सुरक्षा है उसके उदाहरण है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्या चीज के बारे में जैसे कि थोड़ा कुछ और भी, जैसे मतलब इसमें बताया वो हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि कोविड-19 द्वारा भारत की सामाजिक सुरक्षा उपायों से संबंधित रेखांकित मुद्दे कौन कौन से हैं, जैसे कि योजनाओं में व्यापक अपवर्जन संबंधी त्रुटियां। अपवर्जन मतलब क्या होता है, देखो अभी आगे बात करते हैं। जैसे क्या है कि सुदृढ़ विकेंद्रीकृत तथा उत्तरदायी प्रशासन क्षमता के अभाव के कारण क्या हो रहा है ना कि सुदृढ़ नहीं है, तो हमारी जो प्रशासनिक क्षमता है, विकेंद्रीकृत नहीं है, साथ में जो है उत्तरदायी प्रशासनिक क्षमता जो है उसके अभाव है, सबका अभाव है, सुदृढ़ होने का अभाव है, ठीक है ना, सुदृढ़ होने का अभाव है। फिर जो है टॉप टू बॉटम वाला बाद में आएगा, ठीक है, पहले इसी को बता देते हैं, ठीक है। सुदृढ़, देखो सुदृढ़ नहीं है, हमारा जो प्रशासनिक ढांचा कमजोर है, साथ साथ में जो हमारा जो है विकेंद्रीकृत नहीं है, तो हम लोग को विकेंद्रीकृत की तरफ जाना चाहिए थोड़ा और। तो ये जो है इसके अभाव के कारण जो अभावग्रस्त आबादी का एक बड़ा वर्ग गणना, पहचान व प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के दायरे से बाहर है। ना तो उन लोगों की गणना हो पाती है जो कि मतलब सुभेद वर्ग है, जो सुभेद वर्ग है ना, सुभेद वर्ग जो इससे वंचित रहते हैं, उनकी ना तो गणना हो पाती है, ना ही उनकी पहचान हो पाती है, ना ही उनका प्रमाणीकरण हो पाता है ना। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में बात कर लेते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो हमने पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो था, ठीक है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या कहता है, देखो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में, है ना। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित राशन ऐसे लोगों के एक बड़े वर्ग तक नहीं पहुंच पाता, मतलब एक ऐसे बड़े वर्ग तक, मतलब जो लोग काफी बड़ी संख्या में हैं पर उन पर वो जो है राशन नहीं पहुंच पा रहा है। सोचो, राशन जो है उन तक नहीं पहुंच पा रहा है जिन्हें जीवन यापन हेतु खाद्यान्न की अत्यंत आवश्यकता है, जिनके पास खाना थोड़ा कम है या फिर जिनको आवश्यकता ज्यादा है बाकी सबसे। इसका सबसे प्रमुख कारण उपयुक्त प्रलेखन का अभाव है, मतलब हम लोग पास डाटा नहीं है कि भाई कौन लोग हैं जो वंचित हो रहे हैं लगातार, जो कौन हम लोग पास जो है जमीनी स्तर की हम लोग पास सूचनाएं नहीं है। जो हम लोग सूचनाएं देखते हैं जमीनी स्तर पर आने पर वह चेंज हो जाती है ना, उसका एकदम तख्ता पलट हो जाता है, क्या बोले उसका, वो एकदम परिवर्तित हो जाती है। तो वो परिवर्तित रूप जो है लोगों को नहीं पता है। सब स्कीम तो बना रहे हैं पर उसका कार्यान्वयन अच्छे से नहीं हो रहा है, बस यही, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं नीति निर्माण की अधोगामी यानी टॉप डाउन दृष्टिकोण, ठीक है। अब टॉप डाउन जो है पूछते हैं। अब देखो
जो नीति, अब ये है कि नीति निर्माण का अधोगामी यानी टॉप डाउन दृष्टिकोण। टॉप डाउन दृष्टिकोण का क्या मतलब है, देखो टॉप डाउन, ठीक है, टॉप डाउन दृष्टिकोण। देखो नीति निर्माता सामान्यतः क्या है ना, कठोर जमीनी वास्तविकता से भिन्न है। उनको पता नहीं है कि भाई जो जमीनी वास्तविकता क्या है ना, कठोर जमीनी वास्तविकता भाई कितना श्रम करके कितना मुश्किल से जो है, क्योंकि जो बना रहे हैं उनको तो पता नहीं, हो तो अच्छे महलों में या जगह अच्छी जगह पर रह रहे हैं तो उनको दिक्कत नहीं है, परंतु जो इस चीज से पीड़ित है ना, जो जमीनी स्तर पर जो वास्तविकता है या कठोरता है, वो लोग उससे भिन्न नहीं हो पाते हैं, जिससे अपेक्षित लाभों का कुशलता पूर्वक वितरण करने में बाधा उत्पन्न होती है। दर्द महसूस करने वाला ही दर्द को पहचान सकता है, बाकी लोग दर्द की पहचान नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बात है ना। अब बोला गया है कि देखो कोविड-19 के दौरान जो है अपेक्षित प्रयासों की व्यापकता तथा विशिष्ट आवश्यकताओं के निम्न स्तरीय मूल्यांकन का कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सीमितता व गुणवत्ता में उत्पन्न कमी आई है, ठीक है। टॉप, ध्यान रखना, टॉप डाउन वाला, ठीक है ना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या हुआ है कि उसकी सीमितता में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो सीमित हो गई है, मतलब बहुत सुभेद क्षेत्र तक नहीं पहुंच पा रही है। साथ साथ में उसकी गुणवत्ता में भी समस्या उत्पन्न हुई है। हो सकता है कि भाई अब जो है उसमें फूड जो है वो बेस्ट ना आ रहा हो ना, बढ़िया क्वालिटी का ना हो रहा है, या पर्टिकुलर 2-3 फूड तक सीमित हो गई है, तो बहुत सारा ऐसा कारण हो सकता है। अब दूसरा उसमें पॉइंट लिखा है कि रोग के प्रसार को रोकने की दिशा में जो सोशल डिस्टेंसिंग है, उनके माँ बहन जो एक की है ना लोगों ने, वो मत पूछो, ठीक है। फिर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं कि रोग के प्रसार है ना, रोग के प्रसार को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो सामाजिक दूरी से संबंधित निर्देश जमीनी वास्तविकता के साथ सुमेलित नहीं होते हैं, है ना। जो जमीनी जो वास्तविकता है उसके साथ सुमेलित होता है, लोग बोलते हैं नहीं मानेंगे, डायरेक्ट बोल देते हैं, तो उसमें अब तुम कोई सुन थोड़ी रहा है, उसमें जो पकड़ के ले जाए तो वो फिर मानते नहीं है, उनके मन में ऐसा ही कि तोड़ेंगे हम तो। इसका कारण समाज के एक बड़े वर्ग द्वारा संकुलित या अत्यधिक भीड़ वाले आवासों में भी निवास करना है। मतलब इसमें से एक मेन कारण यह है कि लोग बहुत ज्यादा भीड़ वाले आवास में रह रहे हैं, ठीक है। सामाजिक दूरीकरण मतलब होगा सोशल डिस्टेंसिंग, है ना, ठीक है। तो क्या है ना कि लोग बहुत भीड़ वाले, जैसे ये भीड़ वाला जगह, तो बहुत लोग भीड़ भाड़ वाली जगह पर रह रहे हैं, तो ये भी इसका एक निवास कर रहे हैं, ये भी एक है जहाँ सामाजिक दूरी के विचार को संभवतः साकार या स्वीकार नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वहां पे मतलब जैसे मैं बहुत ज्यादा भीड़ भाड़, जैसे यहाँ देख लो ना, यहाँ देख लो, तो यहाँ पे जो है सामाजिक जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी तो माँ बहन कर दी इन्होंने ना। तो या फिर कोई रैली हो गया, या फिर जैसे कि ये वाला, ये देखो, ये कितना वो कितने सारे घर है, तो यहाँ पे ऐसी जगह पे तुम सोचोगे कि सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगा, तो वो दिक्कत है। फिर हम लोग बात करते हैं कि जमीनी स्तर पर योजनाओं का अप्रभावी कार्यान्वयन। क्योंकि भाई देखो प्रशासनिक क्षमता जो है वो क्या है कि सीमित प्रशासनिक क्षमता है, कोई भी कलेक्टर हो तो फिर भी वो पहुंच नहीं पा रहे। जैसे ये मैडम है, तो ये मैडम जो है इनकी प्रशासनिक क्षमता अच्छी है, पर सबकी तो वैसे नहीं है, इनकी तो उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता की धनी है। पर भारत में क्या है ना कि जो जमीनी स्तर पर अगर तुम योजनाओं के देखोगे, किसी भी योजनाओं को देखोगे, तो वो क्या है कि उनमें सीमित प्रशासनिक क्षमता है ना, और सुभेद आबादी का आवश्यकताओं का अपर्याप्त आकलन। जो सुभेद आबादी है, जो गरीब लोग है ना, जैसे मान लो ये जो है गरीब लोग है, तो ये जो सुभेद मान लो आबादी है, तो इस तक जो है यहाँ तक पहुंच नहीं है। सुभेद आबादी की आवश्यकताओं का अपर्याप्त आकलन, हमें पूरा डाटा भी नहीं है, ठीक है। साथ साथ में जो विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार है, सभी जान रहे हैं भ्रष्टाचार है ना, सभी विभिन्न स्तरों पर जो भ्रष्टाचार है, टेबल से नीचे से जो काम किया जाता है, साथ साथ में अप्रभावी संस्थाएं, फिर जो है हितधारकों के मध्य प्रशिक्षण की कमी। भाई जो जिनको, जैसे मान लो ये हितधारक है ना, इसको भी नहीं पता है कि क्या करना है, जैसे मान लो हितधारक है, इसको नहीं पता, प्रशिक्षण का कमी है, नॉलेज का कमी है, इत्यादि जैसे कारकों का माना जा सकता है ना। फिर जो है जागरूकता का अभाव, ठीक है। फिर जो है एक इम्पोर्टेंट है कि जागरूकता का अभाव है हमारे देश में, जो है जागरूकता अभाव है। तो सुभेद जनसंख्या का जो जागरूकता का अभाव ओबियसली सुभेद से ही संबंधित होगा ना, जागरूकता का अभाव किसी और से संबंधित नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं को ही जो है क्योंकि उन्हीं को पता नहीं, अगर उन्हीं के लिए चला गया वही चीज उन्हीं को नहीं पता तो उसी को जागरूक करना है ना। तो सुभेद जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले अधिकारों तथा लाभों से अनभिज्ञ है। उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या अधिकार मिले हुए हैं, क्या लाभ उनको मिले हुए हैं, और वो लोग नहीं पता है, तो इसके कारण वो छूट जाते हैं।
या फिर बिचौलियों द्वारा भर्ती किए गए, है ना, बिचौलिए लोग जो है, चोलिया नहीं बोल रहे, बिचौलिया बोल रहे हैं, ठीक है, बिचौलियों द्वारा भर्ती किए गए औपचारिक कार्यों में संलग्न सम्मति, औपचारिक कार्यों में संलग्न श्रमिक, श्रमिक जो लोग होते हैं वो अपनी पहचान संख्या के साथ साथ इस तथ्य से भी अनभिज्ञ हैं कि उनके भविष्य निधि में नियोक्ताओं द्वारा योगदान किया गया है या नहीं। ध्यान रखना किससे संबंधित बात के, भविष्य निधि में, कि भाई भविष्य निधि में जिनको उनको नियुक्त किया है ना, तो उन्होंने उनकी भविष्य निधि में कुछ पैसा डाला है कि नहीं, ये भी बात भी उनको नहीं पता है। तो ये क्या है, जागरूकता का जो है एक बहुत बड़ा अभाव है, इसलिए जागरूकता मिशन जानकारी ही ताकत है, इसलिए बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। फिर जो है कि ये है कि लॉकडाउन की घोषणा के बाद में जो है ना, या फिर ये जो अधिकारहीनता, सीमित वर्गों के संदर्भ में उदासीन रवैया, देखो क्या हो रहा है ना कि अधिकारहीन वर्गों के संदर्भ में उदासीन रवैया, मतलब जो अधिकारहीन लोग हैं, जैसे कि मान लो कि जिनके पास उतने अधिकार नहीं है ना, वर्गों के संदर्भ में उदासीन रवैया, जनसंख्या का सुभेद वर्ग समय को सरकार की कार्य प्रणाली की प्राथमिकताओं से हाशिए पर पाता है। सही बात है, जो सुभेद वर्ग है हमेशा ही एक हाशिए पर रहता है ना। तो लॉकडाउन की घोषणा के दौरान जो क्या हुआ ना कि लॉकडाउन की घोषणा जब हुई कोविड-19 की, है ना, कोविड-19 की घोषणा जब हुई तो जितने भी जो लोग थे, है ना, प्रवासी जनसंख्या, ध्यान रखना प्रवासी इसलिए लगाया, प्रवासी जनसंख्या पर आर्थिक प्रभाव का उचित आंकलन किए बिना ही जल्दबाजी से की गई, है ना। जो भी लॉकडाउन की घोषणा थी वो प्रवासी जनसंख्या की आर्थिक योजना पर ध्यान नहीं दिया कि भाई उनके पास कितना खर्चा है, ये सब ने फटाफट कर दिया, ये सब चुतियापा फटाफट कर दिया। ठीक है, तो उससे जो है ना कि उससे क्या हुआ बता, उसे खाद्य पदार्थ की कमी, किफायती आवासन और बेरोजगारी से संबंधित लाभों की कमी, है ना, इन जैसे कारकों प्रवासी श्रमिकों का उनके गृह नगर की ओर व्यापक पैमाने पर पलायन हुआ, जिससे, है ना, बहुत सारा, जैसे मान लो कि उनको पास जो है कि किफायती आवासन नहीं दिया गया उनको ना, फिर जो है खाद्य पदार्थ की कमी, फिर जो है बेरोजगारी, ये समस्याएं जो जिसके कारण क्या हुआ ना कि एक बड़े लेवल पर, है ना, एक बड़े लेवल पर क्या हुआ कि जो प्रवासी जो लोग हैं वो अपने घरों की तरफ जो है, ये देखो प्रवासी लोग हैं, इसी के बारे में बताना है, इसी का फोटो इसलिए डालें ताकि आप इससे सारा चीज समझ जाए। अब इससे संबंधित वो लोग बेरोजगार थे, है ना, बेरोजगार भी हो गए, साथ साथ में वो लोग जो क्या है कि बेरोजगार होने के साथ साथ उनको आवासिक जो है ना कीमत, जो एक किफायती आवास नहीं मिला वहां रहने के लिए, इसलिए वो लोग अपने गृह नगर की तरफ प्रवास होने लगे। अब हम लोग बात करते हैं कि आगे की पहल क्या होनी चाहिए, है ना। आगे की पहल क्या होनी चाहिए, आगे की पहल ये होनी चाहिए कि अधिकारों की प्रगतिशील प्राप्ति हमें करनी चाहिए ना। जो भी अधिकार दिए गए हैं उन्हें हमें तुरंत से तुरंत लोगों तक पहुंचाना चाहिए, और ऐसी दृष्टिकोण को ऐसी संवाद प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाना चाहिए जिसमें सभी हितधारक, जो जैसे ये बच्चे हैं, जिन ये हितधारक हैं, है ना, इन्हें हमें वो उस हास्य पूर्वक समाज से एक सही समाज की तरफ लेके आना है, एक तबके वाला समाज बनाना है। सीमांत या समाज में हास्य पर स्थित वर्गों या लोगों के लिए, है ना, सामाजिक सुरक्षा के न्यूनतम स्तर या सार्वजनिक हकदारी के प्रभावी वितरण को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है, और क्या करना चाहिए भाई, जो विकेंद्रीकृत है ना उसको थोड़ा सा और प्रमोट करना चाहिए, है ना। सेंट्रलाइजेशन की जगह डिसेंट्रलाइजेशन को थोड़ा और प्रमोट किया जाना चाहिए, और जमीनी स्तर तक वास्तविकता से निपटने के लिए संभावनाओं तथा सुझाव प्रदान किए जाए। जमीनी स्तर पर कैसे मतलब जो है उन सबसे निपटा जाए, उसके लिए सुझाव जरूरी है। ठीक है, फिर प्रशासनिक क्षमता को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर प्रशासनिक क्षमता, मैडम जी थी, उन्हीं मैडम को लेके आना चाहिए था, जो मैडम ने हमें बताया था, है ना, ये मैम जो है इन जैसे जो है शिक्षित और बहुत ज़्यादा प्रशासनिक जो उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता के लोग हैं उनको हमें लाना चाहिए, और जो सुभेद वर्ग की भागीदारी को उपयुक्त क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण के माध्यम से योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सम्मिलित किया जा सकता है। तो ये कुल मिला के जो है मतलब क्या बोलते हैं कि हो गया, इतना ही था इसमें। और ये जो है डिस्कस मतलब कि सिंपल बात है कि क्यों सामाजिक सुरक्षा जरूरी है, उस पर हम लोगों ने आज डिस्कस किया। और इससे संबंधित जो है कुछ डाउट एंड क्यूरीज हो तो मिलते हैं फिर उसके, तो फिर कोई भी पूछ सकता है। मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो।